सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों वो रहने वाला है आरपीएफ एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चनों के साथ आज का प्रैक्टिस सेट है वो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड दोस्तों आपके आरपीएफ एग्जाम के अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन है दोस्तों आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे और दोस्तों 25 क्वेश्चन है वो आपके मैथ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चनों का दोस्तों वेटेज है जो अच्छा खासा रहने वाला आपकी आरपीएफ एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वो आपके लिए दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चनों के साथ आज का प्रैक्टिस सेट है वो तैयार किया गया है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट के अंत तक जरूर बने रहे और दोस्तों हर रोज सुबह 7 बजे दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड दोस्तों 50 संभावित और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों जो चैप्टर वाइज और सिलेबस के अनुसार है हम रोज करने वाले हैं सुबह 7 बजे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सुबह 7 बजे आपको जीके जीएस से रिलेटेड संभावित और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है आरपीएफ एग्जाम 2024 के लिए वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले मास्टर सरस्वती को प्रणाम और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों जिन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने रहना। और आप ये प्रैक्टिस सेट के अंदर दोस्तों 15 क्वेश्चन रखे गए, 15 में से आपके कितने राइट आंसर हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। जो भारतीय इतिहास है उसके अध्ययन के सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो ए हमारा 11 भागों में, बी है 3 भागों में, सी है 22 भागों में और डी है 24 भागों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारतीय इतिहास है उसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहला है प्राचीनतम काल में, बी है मध्यकालीन भारत में और डी है आधुनिक भारत में। 3 भागों के अंदर भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार बांटा गया है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसके संकलनकर्ता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है तो दोस्तों बताना वेद जिसके संकलनकर्ता कौन है। तो ए हमारा तुलसीदास, बी है महर्षि परशुराम, सी है वाल्मीकि और डी है महर्षि कृष्ण देवपान वेदव्यास। तो दोस्तों भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसका जो संकलनकर्ता है वो है महर्षि कृष्ण देवपान वेदव्यास। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो संस्कृति साहित्य की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो ए हमारा कौटिल्य ने, बी है तुलसीदास ने, सी है कल्हण ने और डी है पाणिनि ने। तो दोस्तों आपको तो पहले बताना है कि जो कल्हण है उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है और यह भी बताना है कि संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कल्हण ने सर्वप्रथम संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। और इस कल्हण की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है तो उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जो इतिहास है उसके पिता किसे कहा जाता है। तो ए हमारा मेगास्थनीज को, बी है हेरोडोटस को, सी है डायमेक्स को और डी है हेनसोंग को। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो इतिहास का जो पिता है उसको हेरोडोटस को कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है। तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र है वो किस अभिलेख के अंदर किया गया है। तो ए हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में, बी है नासिक अभिलेख में, सी है मंदोर अभिलेख में और डी है ग्वालियर अभिलेख में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया वो हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर किया गया। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। जो भारत है उसका सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। दोस्तों 4 नगर दे रखे हैं उनमें से कौन सा है जो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। तो ए हमारा कालीबंगा, बी है बेराट, सी है मोहनजोदड़ो और डी है सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर है वो कौन सा है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर सी। जो मोहनजोदड़ो है वो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस वर्ष की थी। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है
कि कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और किस वर्ष की थी ये आपको पूछा गया है। तो ए हमारा वर्ष 1921 के अंदर, बी ए वर्ष 1945 के अंदर, सी ए वर्ष 1956 के अंदर और डी ए वर्ष 1966 के अंदर। तो दोस्तों आपको बताना है जो सिंधु सभ्यता की खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस वर्ष की थी। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 1921 के अंदर राय बहादुर साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। राइट आंसर रहने दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। जो भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी पहली साइट कौन सी है जिसको यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ए हमारा मोहनजोदड़ो, बी है धोलावीरा, सी है कालीबंगा और डी है हड़प्पा। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो धोलावीरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता की एक पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों नौवां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है वो कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ए हमारा लोथल, बी है हड़प्पा, सी है कालीबंगा और डी है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों राइट आंसर रहने दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों दसवां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो ए हमारा कालीबंगा में, बी ए कोट दीजी में, सी ए लोथल में और डी ए धोलावीरा में। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो जलाशय के जो साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा स्थल के अंदर साक्ष्य मिले हैं जलाशय के। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों 4 विशेषताएं दे रखी है, उनमें से कौन सी एक भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो ए हमारा संघवाद की स्थापना, बी है सरकार का संसदीय स्वरूप, सी है मूल अधिकार और डी है सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो दोस्तों संघवाद की स्थापना ये संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, सरकार का संसदीय स्वरूप ये एक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, मूल अधिकार ये एक संविधान की प्रमुख विशेषता है, बल्कि सामंतशाही को प्रोत्साहन ये एक संविधान की मूल विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। जो भारत का जो सबसे ठंडा आवासीय स्थान है वो कौन सा है। तो ए हमारा माउंट आबू, बी है द्रास, सी है जम्मू कश्मीर और डी है शिमला। तो दोस्तों राइट आंसर रहने का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बी। जो भारत का जो सबसे ठंडा जो आवासीय स्थल है वो है द्रास। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 4 राज्य दे रखे हैं, उनमें से किस राज्य से होकर भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ए हमारा मध्य प्रदेश, बी है त्रिपुरा, सी है उड़ीसा और डी है राजस्थान। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा, उड़ीसा से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, बल्कि जो मध्य प्रदेश है उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखा था। जो भारतीय संविधान का जो सभा के अंदर जो सबसे पहले जो गठन का जो प्रावधान रखा था वो किसने रखा था सर्वप्रथम। तो ए हमारा सचिदानंद सिन्हा ने, बी ए के एम मुंशी ने, सी ए बी एन राव ने और डी ए एम एन रॉय ने। तो दोस्तों बताना है कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान किसने रखा। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान रखा वो एम एन राय ने रखा था, एम एन राय। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय किस राज्य में मकर संक्रांति पौष संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। भारत के अंदर जो कौन सा राज्य है जिसके अंदर जो मकर संक्रांति है वो पौष संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। तो ए हमारा हिमाचल प्रदेश, बी ए पश्चिम बंगाल, सी ए महाराष्ट्र और डी ए राजस्थान। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर
बी, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर मकर संक्रांति को उपोग संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सुबह 7 बजे आपको दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों आपको क्लासें मिलती रहे। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉरी। और दोस्तों जिन जिन ग्रुपों में आपकी रीच है उन ग्रुपों में आप शेयर जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत।